हम लोगों के सामने मेरा प्यारा बच्चा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इमल्सन और बाकी सारे कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। अगर आपको थोड़ा बहुत कोलाइड के बारे में आइडिया है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मतलब आपको बेसिकली कोलाइड का पहला लेक्चर जो हमने लिया था वो पहला लेक्चर अगर आपको मालूम है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोलाइड्स का पहला लेक्चर आपका छूटा हुआ होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो सबसे पहले हेडिंग है, मैं थोड़ी सी आज क्लास फास्ट रखूंगा। क्लास फास्ट रखने का जो पीछे रीजन है वो रीजन ये है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए जो मैं चाह रहा हूं। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा जब मैं बात करूंगा, मेरे सामने एक हेडिंग होता है जिसे हम जानते थे किस नाम से, इमल्सन के नाम से जानते थे। ऐसा नहीं है कि इमल्सन की डिफिनेशन तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो। इमल्सन आप लोगों को पढ़ाया गया था जब कोलाइड के हम टाइप पढ़ा रहे थे। उस कोलाइड के टाइप में कई तरीके के टाइप आते थे। जैसे एक टाइप आता था मेरा प्यारा बच्चा कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम की स्टेट क्या है। उसी बेसिस पे इमल्सन हम कहते किसे हैं, इमल्सन हम उसको कहते हैं जब डिस्पर्स फेस का मतलब वो पार्टिकल जिनको एज अ सॉल्यूट के तौर पे कंसिडर किया गया है। तो जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल होते हैं अगर वो भी लिक्विड हो और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसके अंदर डिजोल्व किए जाते हैं डिस्पर्स फेस के पार्टिकल वो भी लिक्विड हो, दोनों डिस्पर्स फेस डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम जब दोनों लिक्विड होते हैं ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज इमल्सन। तो डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। इमल्सन एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम होता है जिनमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के दोनों मेरा प्यारा बच्चा लिक्विड होते हैं। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा डीपली चीजों में नहीं जाएंगे, जितना हमारे सिलेबस में है केवल उतना ही पढ़ेंगे। ये जो इमल्सन है इनको दो हिस्सों में बांटा गया। इमल्सन आपके सिलेबस में दो तरीके से होते हैं। एक होता है मेरा प्यारा बच्चा जिसे हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर, एक होता है जिसे हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज डाल रखी है, उस इमेज से थोड़ा सा एक आइडिया दिमाग में रखो कि क्या है। बहुत ज्यादा एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इमल्सन एंड राइट इट टाइप, इनके टाइप के बारे में कमेंट करो। तो दो तरीके के इमल्सन होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। मतलब ऑयल इन वाटर जैसे नाम से पता चला है कि ऑयल जो है वो उसके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर। मतलब एक सीधी सी भाषा में अगर मैं ये बात करूं, क्या बात करूं कि यहाँ पर ऑयल कौन, डिस्पर्स फेस कौन है, डिस्पर्सन मीडियम कौन है, तो आप खुद देख रहे होगे कि यहाँ पर जो डीपी होता है डिस्पर्स फेस के पार्टिकल वो ऑयल होते हैं क्योंकि ऑयल के पार्टिकल को मिलाया गया है। किसके अंदर मिलाया गया है, लिक्विड के अंदर। और डिस्पर्सन मीडियम का काम यहाँ कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। यहीं पर दूसरी चीज भी हो सकती है कि हम वाटर के पार्टिकल को ऑयल के अंदर मिला दें तो डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पर जो हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, वाटर। और दूसरे केस में डिस्पर्सन मीडियम जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑयल। मतलब दो केस है, ऑयल को पानी में मिलाना ऑयल इन वाटर, वाटर को ऑयल में मिलाना वाटर इन ऑयल। तो ये दो तरीके के इमल्सन होते हैं। मतलब दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड को लिक्विड में जब डिजोल्व करते हैं ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं उनको बोलते हैं इमल्सन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अच्छा, कई बच्चों के मन में तो यह आएगा सर ये तो मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, ऑयल इन वाटर मिक्स ही कहाँ होता है। बिल्कुल बात सही है, ना तो वाटर इन ऑयल मिक्स होता है ना तो वाटर इन ऑयल इन वाटर होगा। क्योंकि ऑयल एंड वाटर दोनों के दोनों जो होते हैं ये लायोफोबिक हैं। लायोफोबिक का मतलब एक दूसरे से रिपल करते हैं। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव नेचर होता है। तो इसी को स्टेबल मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग यहाँ पर मेरा प्यारा बच्चा क्या करते हैं, इमल्सिफायर यूज करते हैं। अब कोई पूछे कि इमल्सिफायर क्या होता है तो हम कहेंगे कि इमल्सिफायर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इमल्सन को। अब स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते थे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, चार्ज सेम चार्ज प्रोवाइड करके या तो लायोफिलिक की लेयर चढ़ा करके। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कभी कि इमल्सिफायर जो होते हैं वो इमल्सिफायर कैसे इमल्सन को स्टेबिलिटी देते हैं। बस एक नंबर में केवल डिफिनेशन आ सकती है मैक्सिमम, और आपसे यह आ सकता है कि भैया बताओ इमल्सिफायर क्या होता है, कोई एक एग्जांपल दे दो। तो आप बोलोगे इमल्सिफायर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इमल्सन को स्टेबिलिटी देते हैं। इमल्सन को स्टेबिलिटी देने का पॉइंट आया यहाँ पर, क्यों इमल्सन को स्टेबिलिटी देने का पॉइंट इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि आपको मालूम है कि ऑयल और वाटर ये दोनों एक दूसरे के साथ हेटिंग नेचर रखते हैं, रिपलिंग नेचर रखते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसीलिए इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस अलग से एडअप किए जाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो अलग से एडअप किए जाते हैं जिससे इमल्सन को स्टेबिलिटी मिलती है उन्हें कहते क्या है, इमल्सिफायर।
इमल्सीफायर कहते हैं। ये इमल्सीफायर स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। कुछ एग्जांपल भी देखो मैंने नीचे लिख रखा है, जैसे अगर याद करना हो तो आप आराम से याद भी कर सकते हो। मैं जितने भी बच्चे हैं सबसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग हमेशा प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मैं जानबूझ के नोट्स बनवाकर यहाँ टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता हूं। आप लोग किया क्या करो कि जैसे कोई वीडियो होता है उस वीडियो को दोबारा देखा करो, दोबारा स्पीड बढ़ा के देखा करो। जैसे 1 आवर का लेक्चर है तो आप *2 करके स्पीड या *1.5 करके स्पीड मेंटेन करो और उसमें आता जाएगा कंटेंट, लिखते चले जाइएगा। अब समझने में ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, वो तुरंत रिवीजन होता चला जाएगा। आपके पास हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं, टेक्नोलॉजी है तो उसका एडवांटेज भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ इमल्सीफायर के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कौन कौन से इमल्सीफायर के एग्जाम्पल लिखे हैं? ऑयल इन वाटर। देखिए मैं कंटेंट यहाँ लिख के पहले इसलिए रखता हूं जिससे जब तुम इससे नोट्स बनाओ तो आपको राइटिंग में या कहीं पर कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम ना हो, जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको मिल जाए लिखे हुए। इस वजह से यहाँ पर डिफिनेशन लिखा जाता है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नॉर्मली व्हाइट बोर्ड लेके भी पढ़ा सकता था, तो उसको पढ़ा के मैं अपने अकॉर्डिंग डिफिनेशन लिखूं, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, इस वजह से आपकी पीपीटी ऐसे बनाई जाती है। अब ध्यान दीजिए, ऑयल इन वाटर होता है, उसमें कुछ इमल्सीफायर का काम करता है, जैसे प्रोटीन हो गए, नेचुरल सिंथेटिक सोप हो गए, ये कुछ इमल्सीफायर हो गए। वाटर इन ऑयल में कुछ हैवी मेटल होते हैं, फैटी एसिड, हैवी मेटल सॉल्ट फैटी एसिड के, या फिर कुछ एल्कोहल या समथिंग। तो एक एक एग्जांपल याद कर लो। देखिए बोर्ड में जो मैक्सिमम आ सकता है वो ये आ सकता है कि बताओ इमल्सन क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। आप कहोगे इमल्सन कैन बी डिफाइंड एज दोज कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। इनके टाइप दो, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल आपको क्लियर हो गया। ऑयल इन वाटर में वाटर डिस्पर्सन मीडियम, वाटर इन ऑयल में ऑयल डिस्पर्सन मीडियम। कौन ज्यादा क्वांटिटी में होगा? जो डिस्पर्सन मीडियम होता है। इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इमल्सीफायर होते हैं। कुछ एग्जांपल हमने दे दिए। यहां पर देखो कुछ मैंने इमेज दे रखी है जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। जैसे हमने ऑयल इन वाटर डाला तो कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर हो गया। ऑयल इन वाटर में वाटर ज्यादा होगा, मतलब यहां पर वाटर जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा, और जो ऑयल मिला रहे हैं वो डिस्पर्स फेज का काम करेगा। लेकिन स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी देने के लिए इमल्सन डाल देते हैं। और दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल। इनके कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल जैसे मिल्क। मिल्क में क्या है? ऑयल एंड फैट वाटर के अंदर। मिल्क यही तो होता है, ऑयल और फैट वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर। एग्जांपल मिल्क हो गया। वाटर इन ऑयल का एग्जांपल जैसे बटर। बटर एक्चुअली में होता क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं ऑयल के अंदर, तो बटर को हम एक तरीके से मान के चलते हैं वाटर इन ऑयल का एग्जांपल, और जो ऑयल इन वाटर होता है उसको मिल्क एग्जांपल मान के चल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दिमाग में रखिएगा, एक एक दो एग्जांपल दिमाग में रखिएगा। तो इमल्सन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इमल्सन ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। दो केस हो गए, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए होंगे? कुछ केमिकल सब्सटेंस, उनको इमल्सीफायर बोलते हैं। चलिए बात खत्म। अब हमारे सामने अगली हेडिंग स्टार्ट हो गई, वो है कोलाइड्स अराउंड अस। इनसे एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं देखिए। जैसे पहला, ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो जो कलर का ब्लू स्काई जो होता है कलर, ये क्यों होता है? कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो 9th और 10th में भी एक क्वेश्चन ऐसा बनता था। एक्चुअली में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? एयर के अंदर, जो सस्पेंड होते हैं, वो काम किसका करते हैं? वो वर्क करते हैं एज डिस्पर्स्ड फेज, एज कोलाइडल पार्टिकल का काम करते हैं। और आपको मालूम है कि कोलाइडल पार्टिकल के अंदर लाइट को स्कैटर करने की टेंडेंसी होती है, और वो कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। आपको तो ये पता है कि भाई किसी भी चीज का कलर क्या होता है। अगर आपको माना कोई रेड कलर दिख रहा है तो वहां से सारे कलर टकरा रहे हैं और आपकी आंखों तक रेड ही केवल आ रहा है। तो यहां पर होता क्या है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर अगर वाटर वेपर में हटा दूं, जनरली जो वाटर वेपर होते हैं उनका मेन रोल होता है डस्ट के साथ, ये कोलाइडल पार्टिकल का काम करते हैं। और जो सनलाइट आती है उसमें से वो केवल ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, बाकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से ही जो स्काई का कलर होता है वो आपको क्या दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्चुअल आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन माना क्लाउड। आप कहोगे कि क्लाउड भी एक कोलाइड ही है। क्लाउड एक ऐसा कोलाइड होता था, कोई बताना चाहेगा? क्लाउड में डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम कौन होता था? जब हमें क्लाउड एग्जांपल दिया था तो डिस्पर्स स्पेस किसको मानते थे और डिस्पर्सन मीडियम किसको मानते थे? सॉलिड गैस। डिस्पर्स फेज गैस होती होगी और डिस्पर्स मीडियम वाटर। क्लाउड ऐसा होता बा। क्लाउड में डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो एयर होता है, मतलब गैस होता है, और जो डिस्पर्स फेस होते हैं वो वाटर वेपर के तौर पे माने जाते हैं। जो वाटर होता है या लिक्विड होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है, और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो गैस होता है। गैस के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है।
ये एग्जाम्पल दिए गए थे, जैसे लिक्विड इन गैस, जैसे उसमें फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब एग्जाम्पल हमने उस समय दिया था जब बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो क्लाउड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि कोलाइड ही है, और उस कोलाइड में क्लाउड के अंदर वाटर इन मतलब लिक्विड इन गैस एक ऐसे कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मतलब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ डेली लाइफ के जो कोलाइड के होते हैं और जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जैसे आ गया ब्लड। ब्लड में भी हमने आपको बताया था कि ब्लड और हीमोग्लोबिन दो अलग अलग हमने बताए थे। तो ब्लड में आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था कि भाई निगेटिव सोल माना जाता है, इसको हम निगेटिव कोलाइडल सोल मानते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज कंसिडर किया गया था। हीमोग्लोबिन को पॉजिटिव, भूलिएगा मत, चार्ट याद रखिएगा वहां पे। तो यहां पर ये जो कोगुलेशन वाली केस था, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। तो जो ब्लड होता है, जो अपने फ्लूइड के साथ इनके ब्लड सेल पार्टिकल, ब्लड सेल के जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्स फेस का काम करते हैं और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है। तो एक तरीके से जो ब्लड होता है वो भी कोलाइड का एग्जाम्पल है। आपको मालूम होगा कि यहां पर जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। कब? जब हम फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। जब भी चोट लगती है तो आप देखोगे कि एक येलोविश ग्रीन कलर का एक कंपाउंड मिला दिया जाता है, पट्टी के साथ बांधा जाता है, वो फेरिक क्लोराइड ही होता है। वो फेरिक क्लोराइड क्या करेगा? ब्लड जो होता था, ये ब्लड के पार्टिकल जो कि निगेटिवली चार्ज सोल होते थे। फेरिक क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे Fe3+ आएगा और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करके क्या होगा? कोगुलेशन अकर करेगा। अच्छा, कोगुलेशन क्या होता था? कोई एक लोग बताओ हमें। कुशाग्र, मृदुल, आपसे एक, तीनों में से कोई। कोगुलेशन किस प्रोसेस को कहते थे? बताओ प्रियांशु, बता है कोगुलेशन किसको कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और मेकिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन नोन एज कोलाइडल। बस इतना हो गया। प्रेसिपिटेट तो हम नॉर्मल भी दो चीजों को मिला के आपसे बोला। कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, conversion of colloidal solution precipitate is called coagulation into precipitate is called coagulation. Conversion of colloidal solution into precipitate. तुम लोग ऐसे लिख के आओगे यार, तुम लोग नंबर पर सब कटवा पटा के आओगे ना। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज कर रहे हो, ना कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो। मुस्कान आंसर बताओ उसका, क्या होता था कोगुलेशन? मुस्कान, पलक, कोई भी एक लोग। So the process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitate by the addition of suitable electrolyte. It can be defined as the process of the formation of the PPT from the colloidal solution when we add a suitable electrolyte into it. ऐसे करके डिफिनेशन बनाई जाती थी, सिखाई भी जाती थी, और ये पेप्टाइजेशन का उल्टा होता था। अगर आप ऐसे ही भूल जाओगे तो बेटा फिर कोई मतलब नहीं मेहनत करने का आपके साथ। फिर आप लोग वही है कि टाइम भी बर्बाद करो अपना और बिना मतलब की नौटंकी है। तो यहां पर देखो कोगुलेशन हो जाएगा। जो ब्लड सेल के पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो कोगुलेट हो जाएंगे, और कोगुलेशन से फिर ब्लड जो होगा, जो ब्लीडिंग होगी, वो प्रोसेस रुक जाती है। तो ये इससे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे फूड आर्टिकल हैं, बहुत सारे फूड आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, पनीर हो गया, चीज हो गया, पनीर, चीज, या फिर आपने कई सारे जेल ले लिए, ठीक, बहुत सारे जेल आ जाते हैं। तो बहुत सारे फूड आर्टिकल आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे जो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी, इस पर भी तुम वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। ब्लड के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब काफी ज्यादा पूछा जाने वाले एग्जाम्पलों में से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा का मतलब होता है कि एक पठार जैसी चीज, मतलब पानी के जहां पर, ऐसा समझो, माना जहां दो रिवर मिलती हैं, जैसे ये हमने कहा रिवर नंबर 1, इधर माना आया रिवर नंबर 2, ये रिवर नंबर 2, और इधर हमने कहा माना ये सी वाटर है, ये हमने कहा सी वाटर है। ये तब बनता है जब सी वाटर रिवर से जहां मिलता है। अच्छा, सी वाटर जहां रिवर से मिलता है उसी जगह पर ही डेल्टा बनता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जो रिवर होता है, उस रिवर के अंदर कई सारे डस्ट पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे स्टोन होंगे, और माना सैंड होगा। तो ये जो डस्ट पार्टिकल, आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो डस्ट पार्टिकल हो गए, जो सैंड हो गए, ये जो स्टोन हो गए, ये सब किसका काम करते हैं? ये डिस्पर्स्ड फेज का काम करते हैं। ये सब काम किसका करते हैं? डिस्पर्स फेज का काम करते हैं। ऐसे ही सैंड पार्टिकल और ये डस्ट पार्टिकल, स्टोन छोटे छोटे, ये सब इस रिवर के अंदर है। सी वाटर के अंदर एक खास बात है, आप लोगों को मालूम है कि सी वाटर की एक खास बात क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। अब यहां पर क्या होगा कि जब ये रिवर वाटर इस सी वाटर से मिलेगा, तो अब यहां पर ये जो डस्ट पार्टिकल थे, या जो स्टोन के पार्टिकल थे, या जो सैंड के पार्टिकल थे, इनके ऊपर कोई ना कोई तो चार्ज होगा।
भाई हम यहाँ पर ये नहीं मेंशन कर रहे हैं कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, अलग अलग तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट है रिवर के अंदर, तो इसीलिए हम कोई भी चार्ज मान ले। हमने मान लिया माना निगेटिव चार्ज मान लो या पॉजिटिव चार्ज मान लो, कुछ भी मान लिया। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं चार कैटायन एंड एनायन। अब जो भी कैटायन और एनायन आएगा वो क्या करेगा, वो वहां पर अकर कराएगा, क्या कोगुलेशन कर देगा। और जैसे वहां पर कोगुलेशन होना चालू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल सैंड के पार्टिकल्स है इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रोलाइट। और जब ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये डस्ट पार्टिकल सैंड पार्टिकल ये धीरे 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 कलेक्ट होने लगेंगे। कलेक्ट होने लगेंगे तो वहीं पे एक जमीन जैसा रीजन क्रिएट करने लगेंगे और उसी को हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा। इस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। एक नंबर में कई बार पूछा जाता है कि बताओ कैसे होता है डेल्टा का फॉर्मेशन, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। आप यही अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, जरूरी नहीं रट के जाओ। आप ये लिखिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, कि जो दो रिवर होती हैं या जो रिवर्स होती हैं, जब रिवर्स मीट करती हैं मिलती हैं सी वाटर से, तो जो रिवर के अंदर सैंड पार्टिकल स्टोन पार्टिकल होते हैं, दे वर्क एज अ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल, दे कंटेन द चार्ज ऑन इट, वो अपने ऊपर चार्ज रखे होते हैं। व्हेन इट मीट टू द सी वाटर देन द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इनटू द सी वाटर न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द डस्ट पार्टिकल और द स्टोन पार्टिकल। इनका जो चार्ज होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो कोगुलेशन अकर एंड गैदरिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज अकरिंग, या सैंड पार्टिकल की गैदरिंग होने लगेगी, और ड्यू टू विच द डेल्टा इज फॉर्म, जिसके कारण डेल्टा जो होता है वो फॉर्म होने लगता है। ये कुछ डेल्टा कैसे होते हैं, अगर आप कभी नेट पे सर्च करोगे तो कुछ ऐसे दिखते हैं, वो मैंने इमेज आपके सामने पुट करके रखी हुई है। तो ये जो गैदरिंग होती है, सैंड धीरे धीरे गैदर होने लगता है, धीरे धीरे कलेक्ट होने लगता है, वो भी कोगुलेशन फिनोमिनन के थ्रू होता है। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट होता था, वो मैंने आपको सिखाया। चलिए फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बाद आगे बढ़ते हैं। डेल्टा के बाद अगली एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं टैनिंग। टैनिंग होता क्या है, व्हाट इज द टैनिंग? टैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है किसका, कन्वर्जन का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है उस एनिमल मेम्ब्रेन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू लेदर। लेदर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं टैनिंग। अब जैसे भाई हमने किसी का एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने कहा माना अफान का ही एग्जांपल ले लिया हमने कहा अफान पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बिल्कुल नौटंकी करता है। तो पता चला इनके पापा से हमने शिकायत कर दिया, तो पापा से शिकायत कर दिया और उन्होंने उनकी खाल उतार दी पूरी, मार चमड़ी चमड़ी बेल्टे बेल्ट सूद दिए। अब इस बेचारे की पूरी खाल ऐसे उखड़ गई, नाक वाक सब खाल आ गई। अब इसको चिमटी में ऐसे टांग करके हमने सुखा दिया धूप में। ठीक, अब ये धूप में अफान सूख रहे हैं, अफान नहीं सूख रहे, मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन है वो सूख रही है। अब वो मेम्ब्रेन सूख जाएगी, सूखने के बाद क्या है कि इनके ऊपर के जो पार्टिकल होते हैं, इस स्किन के ऊपर के कुछ पार्टिकल एक तरीके से डिस्पर्स फेस का काम करते हैं। इसको जब हम डिप करते हैं एक सुटेबल लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो भी कोगुलेशन करता है, और कोगुलेशन से ये जो उसकी मेम्ब्रेन के अपर सरफेस के पार्टिकल जो कि डिस्पर्स फेस के तरीके से वर्क करते हैं, ये कोगुलेट करने लगेंगे, और जिससे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेदर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर आए भी टैनिंग प्रोसेस तो आप सीधे ये बोलिएगा कि भाई जो एनिमल स्किन होती है, एनिमल की मेम्ब्रेन होती है, उसको एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में मिलाते हैं, वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के कारण कोगुलेशन अगर करता है, और कोगुलेशन के कारण वो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको बहुत डीपली लेवल में जाके कौन से पार्टिकल गदर होते हैं, कैसे गदर होते हैं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। एक नंबर में जो मैक्सिमम आ सकता है बोर्ड में, वो आ सकता है टैनिंग क्या होता है। अब आप नेट पे सर्च करो तो भाई आप रिसर्च भी कर सकते हो, कितने टाइप की टैनिंग होती है, कौन से जानवर को पकड़ें, किसको ना बनाएं, कौन सा केमिकल मिलाएं, वो तो आपके रिसर्च का पार्ट हो गया। हमारा मेन मुद्दा यह है कि भाई एग्जाम में मैक्सिमम कितना आ सकता है, वो एक नंबर की डिफिनेशन, व्हाट इज द टैनिंग। टैनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द एनिमल मेम्ब्रेन इनटू द लेदर बाय हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट व्हेन दैट एनिमल मेम्ब्रेन इज डिप इनटू अ सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ड्यू टू विच द कोगुलेशन अकर एंड द लेदर इज फॉर्म, दिस फिनोमिनन और प्रोसेस इज नोन एज टैनिंग। इस प्रोसेस और फिनोमिनन को टैनिंग कहते हैं। बात खत्म। तो ये टैनिंग वाली प्रोसेस भी एक्सप्लेन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितने सारे एग्जांपल आपने पढ़ लिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्लाउड पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, फूड आर्टिकल पढ़ लिया, डेल्टा का फॉर्मेशन पढ़ लिया, टैनिंग पढ़ लिया। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, जैसे मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारी मेडिसिन भी होती है जो कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करते हैं। आपको एक दो एग्जांपल खाली याद करना है अपनी बुक से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे अभी आपने देखा था हमारा रबर हो गया, रबर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, कुछ कलर्ड स्टोन हो गए, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करते हैं।
प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो भी इसी बेसिस पे काम करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बेसिस ऑफ कोगुलेशन, ये भी किस पर काम करता है, ये भी काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ कोगुलेशन, ये भी कोगुलेशन पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, ये कोगुलेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये कोगुलेशन पे कुछ ऐसे डिपेंड करता होगा, माना वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, हमने कहा माना ये वाटर हो गया भाई, ब्लू है पानी पानी, ठीक है, अब हमने वो ट्रांसपेरेंट होता है बस याद रखिएगा। अब हमने कहा कि माना भैया ये वाटर है, अब इस वाटर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो भी सैंड है या जो भी है, ये पार्टिकल काम किसका करेंगे, ये सब डिस्पर्स फेज का काम करेंगे। इनके अंदर भी वही जो इम्प्योरिटी है, यहां पर क्या होता है, इम्प्योरिटी जो होता है वो इम्प्योरिटी क्या करता है, वर्क करता है एज डिस्पर्स्ड फेज, और जैसे ही उसके अंदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं इस पानी के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, और उस कोगुलेशन के कारण ये जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरीके से कभी कभी हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी, प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम ये काम करते हैं। जब इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम लगभग इस तरीके से भी काम कर ले जाते हैं। और भी तरीके हैं, ऑपरेशन करके भी हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कोगुलेशन की मदद से भी हम प्यूरिफाई कर लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर को। तो आपने अगर देखा होगा तो कोलाइड के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग में आ गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अभी तक देखे और समझे हैं। मैंने 2 चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। आज मुझे 3 टॉपिक पढ़ाने थे। पहला टॉपिक मेरा प्यारा बच्चा था इमल्सन। इमल्सन हमने सिखाया, इमल्सन एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। इमल्सन 2 टाइप के थे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इनके एग्जांपल, इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस जिनको बोलते क्या है, इमल्सीफायर बोलते हैं। फिर मैंने आपके सराउंडिंग में कुछ कोलाइड के एग्जांपल दिए, जैसे क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, टैनिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सभी एग्जांपल हो गए। अब 10 से 15% इस चैप्टर का एक हिस्सा है, दैट इज कैटलिस्ट। तो चलिए हम कैटलिस्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कैटलिस्ट? जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, हाफ आवर है सफिशिएंट है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इस टॉपिक को। कैटलिस्ट जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं मेरा बच्चा जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पर मैंने ये नहीं बोला है जो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों काम कर सकते हैं, इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं, ये पढ़ा होगा आपने 10th में। कैटलिस्ट इंक्रीज या डिक्रीज दोनों का काम कर सकते हैं, इसीलिए हमने इन्फ्लुएंस बोला। जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बिना केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के आखिरी में तुम देखोगे कि कैटलिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे सब्सटेंस जो इस तरीके से रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। और ये जो फिनोमिनन होता है, ये जो प्रोसेस होता है स्पीड बढ़ाने की प्रोसेस, कैटलिस्ट की मदद से केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप करने की जो प्रोसेस होती है, डिक्रीज चेंज करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। दोनों में अंतर है, सब्सटेंस को बोलेंगे कैटलिस्ट और ये जो प्रोसेस और फिनोमिनन है उसको कहेंगे कैटालिसिस। देखो यहां पर डायग्राम में, देखो डायग्राम में ये कैटलिस्ट है, और प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में भी देखो कैटलिस्ट ऐसे ही है जैसे था, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंज तो नहीं आया। कैटलिस्ट पे कोई चेंज नहीं आता, ना शेप बदलता है, ना साइज बदलता है, कुछ भी चेंज नहीं आता है। लेकिन इसमें रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्टेंट जैसे है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये पहले आके इस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये फिनोमिनन थोड़ा बहुत सिखाया गया था। ये आके इस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, और एडजॉर्ब हो जाने के बाद क्या होंगे कि रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करने के बाद हट जाएंगे। इस तरीके से कैटलिस्ट जो होता है वो काम करता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने पढ़ा है, लेक्चर किया है, कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी में। मतलब कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता था केमिकल काइनेटिक्स में, अगर ये पूछा जाए। सर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। हाँ, ये अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब जितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए रिएक्टेंट को टकरा के प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्स्ट्रा, उसके अमाउंट को कम कर देगा, तो जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में भी ये क्वेश्चन है कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट बताओ केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे कैसे काम करते हैं। तो वो अपना अलग टास्क था। कैटालिसिस ये प्रोसेस है स्पीड बढ़ाने की। 2 तरीके की कैटालिसिस होती है, हेट्रो और होमो। हेट्रो का मतलब ही तुम्हें पता होता है कि हेट्रो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय हेट्रो? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। व्हाट इज मीन बाय हेट्रो? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। और होमो का मतलब सेम। आप बस 2 सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए, फिर आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधे सीधे बोलते हो ऐसी कैटालिसिस प्रोसेस जिनमें जो रिएक्टेंट हो, जो प्रोडक्ट हो, जो कैटलिस्ट हो, इन सब की स्टेट में डिफरेंस आ जाए, किसी एक की भी स्टेट बदल जाए।
अगर ये तीन चीजें गैस में है और ये भी गैस में हो जाता तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम फिर बोलने लग जाते होमो। लेकिन देखिए जो वेनेडियम ऑक्साइड जो एज अ कैटलिस्ट लिया गया है, ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्योंकि वेनेडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में हम लाएंगे, इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की कैटेगरी में लाएंगे। व्हाट इज मीन बाय हेट्रोजीनियस कैटालिसिस? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ऐसी कैटालिसिस होता है जिसमें कैटलिस्ट जो होता है या कोई भी स्टेट, उसका जो फेस होता है, कैटलिस्ट की जो स्टेट होती है और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो स्टेट होती है, इनमें डिफरेंस जब आ जाए तब ऐसी कैटालिसिस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक, कैटालिसिस का मतलब कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन को बढ़ाना, और जिसमें कैटलिस्ट की स्टेट और स्पीसीज की स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो अलग अलग हो तब उसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। सर हाँ सर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब में डिफरेंस आना जरूरी है, बस किसी नहीं, एक कोई में? भी कैटलिस्ट की किसी के साथ अलग हो, अगर पता चला इन तीनों का सेम होगा तब भी वो नहीं कहलाएगा। इन दोनों का सेम हो और इसका अलग हो, मतलब ये दोनों गैस हो, ये सॉलिड हो और वो गैस हो, ऐसा नहीं। मतलब इसका हाँ किसी, मतलब रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कैटलिस्ट की स्टेट अलग है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हीट्रो बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल और दूं हीट्रो का, हाइबर प्रोसेस N2+3H2 गिव अमोनिया। अब यहां पर अगर तुम देखो तो ये भी गैस होता है, नाइट्रोजन ये भी गैस होता है, हाइड्रोजन ये भी गैस होता है। इसमें आयरन जो कि सॉलिड में लेते हो, ये एज अ कैटलिस्ट लेते हो, तो आयरन एज अ कैटलिस्ट जो ले रहे हो तो ये देखो सॉलिड है, तो ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया। होमो में सेम हो जाएगा। तुम देखो हमने यहां पर एक एग्जांपल और रखा है, मैंने धूड़ के वही एग्जांपल रखा है। देखो ये एग्जांपल वही है ना, SO2+O2 गिव SO3, बस कैटलिस्ट बदल लिया। अगर वेनेडियम ऑक्साइड यूज करोगे जो कि सॉलिड होता है तो ये हेट्रो हो जाएगा, और इसमें देखो क्या है, NO। तो तुमको मैंने धूड़ के एग्जांपल दिया है कि तुम भी यही एग्जांपल याद करो। हम अगर आपसे ऐसे कहें कि राइट द सेम रिएक्शन, आप ऐसी रिएक्शन का यूज करिए जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में आता हो एग्जांपल में, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो। अगर N2O5 यूज करोगे, सॉरी वेनेडियम ऑक्साइड यूज करोगे सॉलिड जो था, तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा कैटालिसिस। और यहां पर देखो सबकी स्टेट सेम है, ये भी देखो गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और कैटलिस्ट भी गैस में है। जब जितने भी स्पीसीज हो, कैटलिस्ट जो होता है वो सेम फेस में प्रेजेंट हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तब हम उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। चलिए, होमो और हेट्रोजीनियस का तो आइडिया समझ में आ गया कि अगर हम बात करें कि कैटलिस्ट और जो रिएक्टिंग स्पीसीज थे, रिएक्टिंग स्पीसीज, इनकी सबकी स्टेट क्या है, डिफरेंट है, तो हेट्रो, और अगर सेम है तो होमो। यहां पर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस काम कैसे करता है, कैटालिसिस की वर्किंग समझाई गई है कि भाई हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे काम करता है। ये भी 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में। 1 नंबर तो नहीं आएगा, 2 नंबर तक आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग, या आप थ्योरी लिखिए, मॉडर्न थ्योरी क्या होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। तो ये जो हेडिंग ऊपर लिखी है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे याद करने की कोई जरूरत है। आप बस नीचे डायग्राम को समझिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो पहला स्टेप क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के पास कुछ फ्री वैलेंसी होती है। सर फ्री वैलेंसी का क्या मतलब है? फ्री वैलेंसी का मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड जो किसी के साथ जुड़े नहीं है, वो किसी को भी बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे अल्काइल, अल्काइल के साथ एक फ्री वैलेंसी होता है, तभी तो किसी में जुड़ पाता है। इसके पास, कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी होते हैं और ये रिएक्टेंट होते हैं। स्टेप नंबर 1, ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। एक दूसरे में मिक्स हो जाने का मतलब डिफ्यूजन होता है। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज हो जाने का मतलब उसके पास जाएंगे। जब वो पास जाएंगे तो देखोगे क्या कि रिएक्टेंट जो होंगे, रिएक्टेंट वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए हैं। देखो भैया जी, एडजॉर्ब होने का मतलब सरफेस पे कलेक्ट होना। देखो ये रिएक्टेंट है A, ये रिएक्टेंट है B। तो जो रिएक्टेंट थे A और B, वो रिएक्टेंट A और B आपस में क्या हुए हैं, आपस में नहीं सॉरी, ये A और B कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए। पहले तो डिफ्यूज हुए, एक दूसरे के क्लोज आए, फिर कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए। ठीक है, एडजॉर्ब हो जाने के बाद अब वो देखो वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट करना चालू किए। वो क्या करना शुरू कर दिए, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए। देखो अब ये एडजॉर्ब होने के बाद रिएक्शन अकर करते हैं। देखो क्या हो रहा है, अकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है इंटरमीडिएट बनता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा रिएक्टेंट के बीच में और एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद डिजॉर्प्शन होता है।
व्हाट इज मीन बाय डिजॉर्प्शन पढ़ा चुका हूं मैं। ये जो एडजॉर्ब है ये यहां से हटेगा, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, तो ये वापस हट जाएगा। ए बी देखो वापस हट गया, ए बी वापस हट गया, तो कैटलिस्ट जैसा था बिल्कुल वैसा अभी भी है, तो डिजॉर्प्शन होता है। तो बहुत कोई कठिन थ्योरी नहीं है, आप आराम से इन शब्दों को जोड़ जोड़ के बना सकते हो। कैसे? देखिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप पे डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पे आते हैं। बात नंबर 2, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। थर्ड स्टेप, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की सरफेस पे अब केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट अब हटेगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, अब वो प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस से दूर चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, कैटलिस्ट काम करता है, इस तरीके से वो रिएक्शन को कराने में भी हेल्प करता है, उसको स्पीड देने में हेल्प करता है। अपने आप रिएक्ट करते, अच्छे से रिएक्ट ना कर पाते, उसने सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया कैटलिस्ट ने। कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करना रिएक्टेंट को, जिससे वो रिएक्ट कर पाए, इस तरीके से वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा पाता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एडजॉर्प्शन थ्योरी कुछ ऐसा ही होता है। यहां पर यह माना जाता है कि कैटलिस्ट एज अ सॉलिड में था और वो गैस या लिक्विड की फॉर्म में थे। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो मॉडर्न थ्योरी है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। 2 नंबर में आ जाता है एग्जाम में, आप इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैटलिस्ट जो होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी लिखी है। ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इनका मैं मतलब समझाऊंगा, मेरा काम है इनका मतलब समझाना, फिर आप धीरे धीरे याद कर लो। हर एक प्रॉपर्टी का मतलब समझाता हूं, आपको बहुतों का मतलब खुद ही पता है। अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही, आपको पता ही है कि कैटलिस्ट जो होते हैं जितना शुरू में लेके चलोगे उतना ही फाइनल बचेंगे। जो केमिकली वो जैसे थे स्टार्टिंग में, केमिकली वो लास्ट में भी वैसे होते हैं। कैटलिस्ट में कोई बदलाव नहीं होता है, पहला पॉइंट वही लिखा है। और कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड, कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिमेन अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो शुरू में जैसे थे वैसे ही लास्ट में भी होते हैं। सेकंड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली नीडेड टू प्रोड्यूस अनलिमिटेड रिएक्शन। अब ये नहीं है कि एक कोई रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन कराने के लिए 10-15 किलो कैटलिस्ट डालने की जरूरत है ना, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में कैटलिस्ट डालते हैं, उसी से काम चल जाता है। भाई रिएक्टेंट आएंगे उसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे फिर हट जाएंगे, रिएक्टेंट आएंगे एडजॉर्ब होंगे फिर हट जाएंगे, तो ज्यादा अमाउंट थोड़ी चाहिए। भाई हमने आपसे ये कहा कि 200 लोगों की सेना है, अब 200 लोगों की सोना नहीं यार, सोना दिमाग हमारा पैसा है नहीं, सोना है, ठीक, मतलब यहाँ पर आर्मी की बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा 200% की आर्मी है, 200 इधर है 200 इधर है, तो जरूरी नहीं कि रिक्वायरमेंट हो 200 फील्ड की, कि 200 फील्ड हो तो एक ही एक जाके लड़े। हम भैया बहुत अमीर लोग हैं, हम लड़ाई करेंगे भी तब एक सिंगल मैदान होगा तभी लड़ाई करेंगे, हम ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे। हम 2 लोगों की लड़ाई के लिए हर सेना के लिए एक लोगों के लिए अलग अलग फील्ड दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो 2-4 मैदान दे तो बहुत है, उसी अपना कटो मरो जो भी होना है, तो रिएक्शन ऐसी ही होती है। तो यहां पर भी वही है, कैटलिस्ट बहुत नहीं चाहिए होते हैं, रिएक्टर आएंगे एडजॉर्ब होंगे रिएक्शन होगा हट जाएगा, मतलब कैटलिस्ट की एक स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है कैटालिसिस की। ठीक है, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इन जनरल इनिशिएट अ रिएक्शन, इस बात का क्या मतलब है, कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं, वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। पता चला 2 रिएक्टेंट हैं, अब वो आपस में रिएक्शन कर ही नहीं सकते हैं, तो ये नहीं कि कैटलिस्ट डाल दिया और रिएक्शन कर लेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। भाई जिनका नेचर ही नहीं है रिएक्शन करने का तो वो रिएक्शन नहीं स्टार्ट करा देंगे। अब 2 भाई हैं, उनको बीच में लड़ाई हो ही नहीं रही है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो मैदान वहां खाली पड़ा है तो मैदान देख के उनके मन में थोड़ी आ जाएगा चलो अच्छा लड़ाई किया जाए, खाली मैदान है लड़ाई करके कोबड़ी फोड़ देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कैटलिस्ट कभी रिएक्शन नहीं स्टार्ट करवा सकता है। कैटलिस्ट वैसे है कि हाँ रिएक्शन हो रही है, लड़ाई हो रही है तो उसको अच्छे से लड़ाई करवा देगा। वैसे कैटलिस्ट अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो यही लिखा है, अ कैटलिस्ट इन जनरल कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, वो इनिशिएट नहीं कर सकता है रिएक्शन को, ये बात ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट अनचेंज रहता है, जितना शुरू में होगा उतना फाइनल में होगा। कैटलिस्ट जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी ही चाहिए होती है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज फाइनली डिवाइडेड, ये तो पढ़ा ही है, छोटे बच्चों के तरीके जब थे तब पढ़ा था तुमने 9th 10th में, कि पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन ज्यादा तेज होती है। सब लोगों ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कि पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन ज्यादा तेज क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होता है। कैटलिस्ट जो होता है
ये ज्यादा अच्छे से काम तब कर सकता है कि जब वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, क्योंकि जब पाउडर्ड फॉर्म में कोई चीजें होती हैं तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और आपको मालूम है कि कैटलिस्ट का काम ही है सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा देगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब वो फाइनली डिवाइडेड होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है एक्शन में। ये नहीं कि तुमने एक कैटलिस्ट को देख लिया, वेनेडियम ऑक्साइड देख लिया, अब जो भी रिएक्शन चाहो उसमें वेनेडियम ऑक्साइड ही डालेंगे, हमको रिएक्शन कोई भी दिखे हम उसमें वही डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब कैटलिस्ट स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटलिस्ट होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा था, ऑर्गेनिक में तो और स्पेशल होते थे और स्पेसिफिक होते थे। भाई आप देख रहे थे कि एल्कोहल से ही हमको एल्डिहाइड कीटोन बनाना था, तो हम उसमें पीसीसी पीडीसी ये सब डाल रहे थे, ठीक, क्रोमिक ऑक्साइड डाल रहे थे, कॉपर पाउडर डाल रहे थे। एसिड बनाना था तो केमोनोफोर डाल रहे थे, एजेंट। मतलब चीजें तुम देखो कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। अभी तुम और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिक नेचर है, ये और आगे धीरे धीरे सीखते जाओगे कि ये कैटलिस्ट डाला तो हो सकता है कि जो चीजें जुड़ रहा है वो सिस फॉर्म में जुड़े, दूसरा कैटलिस्ट डाला तो ट्रांस फॉर्म में जुड़े। अभी जब तुम एल्कीन में देखोगे हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक में, तो हर कैटलिस्ट अपना एक स्पेसिफिक काम करता है, अलग यूनिक काम करता है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर चेंज द रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन एज इट वुड डू फॉर द सेम रिएक्शन विदाउट अ कैटलिस्ट। मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर कर रहे हो तो चेंज इन टेम्परेचर अगर कर रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, भले कैटलिस्ट डाले तब भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? टेम्परेचर तुमने चेंज कर दिया तो अब जल्दी जल्दी एडिजॉर्प्शन होगा, जल्दी जल्दी डीजॉर्प्शन होगा। मतलब जैसे अगर तुम कैटलिस्ट ना डाल दे तब भी टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन स्पीड होती है, रिएक्शन तेज हो जाती है, तो कैटलिस्ट डालोगे भी तब भी टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन आप टेम्परेचर वाला फैक्टर यहां मत याद करो, मैं ये चाहूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, कैटलिस्ट जो होते हैं वो अल्टर नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम को, ये पढ़ाया गया है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करते हैं, ये 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे एक रिएक्शन है, ए से बी में जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब इधर स्पीड 5 है तो बैकवर्ड की भी 5 है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हमने कहा कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट क्या करता है? दोनों की स्पीड बढ़ाता है, फॉरवर्ड की भी बढ़ाएगा, इसकी भी बढ़ाएगा, तो स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी देखो स्पीड 7 इसकी है 7 इसकी है, इक्विलिब्रियम अभी भी स्टेबल है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है? क्योंकि कैटलिस्ट जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है उतनी बैकवर्ड की भी स्पीड बढ़ाता है। इसीलिए कैटलिस्ट के एडअप करने से कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां कई सारी कैटलिस्ट की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपके सामने रखी गई हैं, हर प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। आप कैटालिटिक रिएक्शन की 2-3 प्रॉपर्टी लिख के दिखाइए, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक लिख के दिखाइए। तो बहुत सारे पॉइंट है, उनमें से कोई भी 2-3 याद कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी जब आपने समझ लिया, वीडियो लेक्चर देख के दोबारा अपने आप फिर कंप्लीट करिएगा नोट्स, ठीक। ये क्वेश्चन ये बोर्ड में 2 बार आ चुका है, मतलब पिछले साल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले के पिछले साल 2020 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था आपके, कि इस पे था सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट पे कमेंट करिए। कैटलिस्ट की कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसी में से 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ले लिया है। पहली प्रॉपर्टी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और दूसरा है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। हर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए नहीं देता है कि हर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करो, लेकिन इन 2 हैं ये भी कैरेक्टरिस्टिक ही, पुराने पीछे पर रखे हो, लेकिन इनको अलग से आ जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप कैटलिस्ट की एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पे कमेंट करो। राइट डाउन द कमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पे आप थोड़ा कमेंट करिए, क्या मतलब होता है, ध्यान सुनिए। एक्टिविटी का मतलब होता है कैटलिस्ट की पावर, पावर का मतलब उसके काम करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी। तो एबिलिटी जो होती है कैटलिस्ट की कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। बात खत्म। एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ability of catalyst to increase the rate of the reaction or change the rate of the reaction, that ability of catalyst is known as activity। कैटलिस्ट की इस एबिलिटी को ही हम एक नाम देते हैं, एक्टिविटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्टिविटी क्या होता है? जैसे यहां देखो ये रिएक्शन हो रहा है, अब ये जब प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट हम डालते हैं तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, काफी फास्ट हो जाती है स्पीड, बहुत तेज स्पीड हो जाती है इसकी। अगली देखो, सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। चलिए जी, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट समझ लेते हैं। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में, 1 मिनट बेटा मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लूं।
क्योंकि अभी 2-4 बच्चे गए हैं, अब 15 मिनट घूम के आएंगे ना, फिर वो घूम के आएंगे तो फिर लास्ट में ऐड हो जाते हैं। 2-4 होशियार रहते हैं, यहाँ 5 मिनट हम चलो गायब हो जाए, फिर उधर 8:30 पे अटेंडेंस लेंगे, आइडिया लग जाता है ना अभी इतनी देर क्लास चलेगी, तब तक चलो घूम आओ। 2-3 बच्चे गए हैं, वो आएंगे, इनको तब भी एब्सेंट लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिए मेरे बच्चे। यादव जी दाना निकालिए, ठीक है, ध्यान सुनिए। अब हमने कहा कि ये 2 प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, एक एक्टिविटी समझ लिया और एक सेलेक्टिविटी समझ लिया। सेलेक्टिविटी अब समझो। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा इन सबको। डायरेक्ट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट भले सेम हो, लेकिन कैटलिस्ट के पास ये क्षमता होती है कि वो डायरेक्शन देगा कैटलिस्ट को, रिएक्टेंट को, कि भाई तुम क्या प्रोडक्ट बनाओ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो भैया, यहां पर हमने कहा ये इथेनॉल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी इथेनॉल है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, ये भी इथेनॉल है, दोनों के दोनों तो रिएक्टेंट हैं। लेकिन जब कॉपर पाउडर तुमने डाला तो ये क्या बना रहा है? ये एल्डिहाइड बना रहा है। और जब तुमने उसके अंदर Al2O3 डाला एज अ कैटलिस्ट, तो देखो वो एल्कीन बना रहा है। सेम इथेनॉल है। कैटलिस्ट की केवल बस यहां समझो गेम है मेन। कैटलिस्ट के पास इतनी पावर है कि वो बहका सकता है किसको? रिएक्टेंट को। वो रिएक्टेंट को बहका सकता है कि नहीं तुम ये नहीं ये करो। भाई जैसे तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं स्कूल में, मतलब हम देखते हैं आजकल स्कूलों में क्या होते हैं कि 2-4 जो लड़के होते हैं वो बाहर के जो लोकल गुंडे मिल जाते हैं उनको, 2-4, मतलब जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो बाइक लेके घूमते हैं, बस बाहर बाइक लेके आएंगे, 2-4 उधार वो भी मांग के लाएंगे, मतलब ये भी नहीं अपनी अपनी खरीदने उनका होता ही नहीं होता, तो अपने किसी दोस्त के उधार मांग लाएंगे, किसी उधार मांग लाएंगे। अब जो स्कूल के लड़के होते हैं उनके पास क्या था? हमारा कॉन्टेक्ट है उनके साथ, हमसे लड़ाई मत करना, हम फोन कर देंगे, बुला लेंगे बाहर और बाहर निपट लेंगे। तो वो जो बाहर वाले पर्सन है वो भी कैटलिस्ट है। बाहर वाले पर्सन अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, तो वो तुम्हारा भविष्य भी सेलेक्टिव रूप से बना सकते हैं कि वो चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं, चाहे तो खराब भी सकते हैं। हो तुम एक ही रिएक्टेंट, लेकिन वो कुछ भी तुम्हारा वो डायरेक्शन ही बदल देंगे। तो यही काम यहां पर भी है। इथेनॉल, इस कैटलिस्ट ने उसको कहा कि तुम यार एल्डिहाइड बनाओ, इस कैटलिस्ट ने उसको मोटिवेट किया कि तुम एल्कीन बनाओ। ये जो प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी एबिलिटी होता है किसी भी कैटलिस्ट की। कौन सी एबिलिटी? टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की लिए रिएक्टेंट को डायरेक्शन देना, डायरेक्ट कर देना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। तो चलो भैया, ये 2 प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। आता है कई बार तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख भी सकते हो। ये मैंने बोर्ड में 2-3 बार रिपीटेड फॉर्म में आप देखोगे। आप लोगों को भी मैं जब थोड़ा हाफिली आ जाएगा टाइम तो मैं आपको प्रीवियस ईयर परचेज करवाऊंगा कि भैया प्रीवियस ईयर करो और कैसे पढ़ना बताऊंगा। तो प्रीवियस ईयर जिसके पास पुरानी पढ़ी हो तो आप देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको पता भी होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, क्योंकि कम से कम रिपीटेड वाले क्वेश्चन प्री बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकतर प्री बोर्ड में स्कूल में वही क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट बोलूं तो उस पर ध्यान दिया करो। अब 2-3 हेडिंग और बची है, इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप फ्री हो। इस टॉपिक को आज कंप्लीट ही कर देता हूं। यहां देखो, अगली कहानी आई कैटालिटिक प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर वो होते हैं जो रिएक्शन को, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सब्सटेंस जो कभी भी रिएक्शन को, खुद कैटलिस्ट नहीं होते हैं, वो रिएक्शन को खुद स्पीड अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कैटलिस्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। समझे? नहीं समझे? आप ऐसा समझो, हमने कहा कि जैसे माना किसी, हमारा काम है किसी से लड़ाई करना, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक। अब 2 लोगों की लड़ाई में माना एक कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट जा रहा है, कहा कि हम लड़ाई थोड़ी तेज करवा देंगे, मतलब एक दोस्त जो पीछे भड़का रहा है, अब उसके पीछे एक और दोस्त आ गया, कह रहा हाँ 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 बिल्कुल सही यार, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, उनको बिल्कुल मार खोपड़ी पड़वा दो, ठीक। और कहेगा हाँ यहाँ ये दुष्ट है, इसको हम देखे हैं, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस लड़ाई में, जो कैटलिस्ट है वो उसको प्रमोट कर रहा है। मतलब एक तरीके से तुम देख रहे हो कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो कैटलिस्ट के काम करने की क्षमता को, जो कैटलिस्ट के काम करने की एक्टिविटी को प्रमोट करे, उसको बोलते हैं प्रमोटर। मतलब बाहर दूर से बैठा होगा, खाली उसका काम ही होता है हाँ चलाना, हाँ फोड़ दो, खोपड़ी मार डालो, काट डालो, ऐसे खाली दूरी चलाते रहते हैं, ठीक हो, भले वो दूर ना हो, दूर से भाग जाएंगे, सबसे बाहर वही रहते हैं लड़ाई के। मतलब वो लोग सेफली खड़े होते हैं कि किस तरफ से भागना है वो पहले देखते हैं कि हाँ इधर से भागेंगे, इधर कुछ नहीं आएगा, जब कूदेंगे तो यहाँ रास्ता साफ है, नाली वाली भी नहीं है और इधर से जल्दी रोड भी है,
तो उनका काम खाली दूर से बस लड़ाई करवा के दूर से देखे रहना है, और वो लड़ाई वो प्रमोटर है यहाँ पे। मतलब प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद कैटलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी जो होती है कैटलिस्ट की उसको प्रमोट कर देते हैं, कैटलिस्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर। एग्जांपल देखो, जैसे ये हैबर प्रोसेस है, इस हैबर प्रोसेस में आयरन जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट होता है, थोड़ा समझिएगा। यहां आयरन एज अ कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, लेकिन इसी में मॉलिब्डेनम जो हम लेते हैं, मॉलिब्डेनम जो लेते हैं उसको प्रमोटर बोलते हैं। बताओ क्या पूछ रहे थे, बोलो बेटा। कुछ नहीं पूछ रहे। मतलब कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट है? कैटलिस्ट का कैटलिस्ट नहीं है, मतलब कैटलिस्ट को बस मोटिवेट करेगा, वो कैटलिस्ट के साथ कंबाइन भी नहीं करता है, बस उसको मोटिवेट करता है किस तरीके से, वो अलग मैटर है। मतलब कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट कह सकते हो, सही बात बोलो, तो उसको प्रमोटर कहेंगे। तो जैसे मॉलिब्डेनम जो है वो रिएक्शन को साथ मैटर नहीं करेगा, वो आयरन के साथ इन्फ्लुएंस करवाएगा। अच्छा, जो कैटलिस्ट के काम करने की क्षमता को इंक्रीज कर दे उनको बोलते हैं प्रमोटर, और जो उनके काम करने की क्षमता को डिक्रीज कर दे, जो उनके काम करने की क्षमता को डिक्रीज कर दे उनको बोलते हैं पॉइजन्स। ये भी ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट में एक बात हमसे छूट गई है, वो बाद में फिर से बता दे रहा हूं। कैटलिस्ट में दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं उनको नॉर्मल कैटलिस्ट कहते हैं या पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और जो रिएक्शन के रेट को घटा दें इनको हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट, तो नाम नहीं है कहीं पे, इनके लिए एक नया नाम है, इनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, निगेटिव कैटलिस्ट एक तरीके से इनहिबिटर के तौर पे किताबों में दिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी ही, बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटाने का काम करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। तो आपको पता चल गया कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो घटाते हैं उनको इनहिबिटर कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रमोटर के बाद मेरे सामने जो अगली हेडिंग आती है दैट इज अ सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस को ही एक हम नए नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते क्या है, जिसे हम बोलते हैं जियोलाइट्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर इसके नाम पर ही तुम ध्यान दो तो ये नाम क्या कहता है, नाम कह रहा है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब तुम जानते ही हो, कैटालिसिस का मतलब होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को जो इन्फ्लुएंस करता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। अगर वो सेफ पर डिपेंड रहे तो ऐसे कैटलिस्ट को सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहेंगे, और अगर वो डिपेंडेंसी सेफ पर रहता है कैटालिसिस प्रोसेस का तो उसे सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। आप डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, द कैटालिटिक रिएक्शन। एक्चुअली जियोलाइट क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, जब एल्युमिनियम सिलिकेट पढ़ा रहे थे उसके आसपास। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन जो कि डिपेंड करती हैं अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, या फिर साइज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल, उनको बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। मतलब एक ऐसी कैटालिसिस प्रोसेस जो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इनके सबके सेफ पे डिपेंड करे वो प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल समझो, आपको तो मालूम है कि रिएक्टेंट जो होते थे पहले वो क्या करते थे, कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब होते थे। अब तुम ऐसे मान के चलो, ये माना ब्राउन कलर का, आप ऐसे मान के चलो कि कोई कैटलिस्ट है, अब इनके बीच में कुछ पोर्स बने हुए हैं, देखो पोर्स बने हुए हैं। अब अगर माना रिएक्टेंट का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा तो एडजॉर्ब कहाँ हो पाएगा, वो साइड निकल जाएगा। जब एडजॉर्ब ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यहां पर कहीं ना कहीं जो कैटलिस्ट है वो, उसका जो पोर के बीच में जो साइज है वो कहीं ना कहीं कैटालिसिस को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस डाल रहा है। यहां पर जो कैटालिसिस प्रोसेस है तुम देख रहे हो कि अगर रिएक्टेंट का साइज काम भर का बड़ा होगा तभी एडजॉर्ब हो पाएगा, अदरवाइज एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कैटालिसिस प्रोसेस है, हम क्या कह सकते हैं कि जो कैटालिसिस प्रोसेस है, ये कैटालिसिस प्रोसेस मेरा प्यारा बच्चा क्या करती है, डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन दी पोर साइज। ये पोर्स के जो साइज होते हैं, पोर के साइज जो होते हैं, शेप जो होता है कैटलिस्ट का, उस पे क्या करता है मेरा प्यारा बच्चा, डिपेंड करता है। ऐसे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। इस कैटालिसिस प्रोसेस को बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर जियोलाइट पे कमेंट करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करता कि एल्यूमिनोसिलिकेट से ये बिल्कुल बनता था और एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस केवल इतना याद रखो कि सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है, जियोलाइट क्या होता है, और एक एग्जांपल आपका काम चल जाएगा। आप कहोगे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं
जिनकी कैटालिसिस प्रोसेस डिपेंड करती है पोर्स पे, साइज पे, ऑफ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे। उन कैटलिस्ट को बोलते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। जैसे एग्जांपल इसका है ZSM-5, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, ये काफी ज्यादा यूज होने वाला कैटलिस्ट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट में ये जो हमने लाइन लिखी हुई है वो याद रखो और इसके साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल याद रखो, आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए मेरे सामने नेक्स्ट आया है, दैट इज नोन एज एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस होता क्या है या एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो भी एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। एंजाइम नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। व्हाट आर द एंजाइम? एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली ये पाए किसके अंदर जाते हैं? ये पाए जाते हैं ये लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये जो लिविंग सेल्स होते हैं इनके अंदर ये पाया जाता है एंजाइम्स। जनरली ये होते क्या है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। ये बिल्कुल कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे नॉर्मल कैटलिस्ट एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, एक रोल निभाते थे, वैसे जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं या कहीं भी, तो ये एक तरीके से बायो कैटलिस्ट भी कहलाते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। क्यों? as they catalyze a large number of chemical reaction that occur in the body of plant and animal। प्लांट और एनिमल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंजाइम, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये भी काम भर का ठीक ठाक होता है। आप देख रहे हो अच्छा खासा है। आप बहुत सारे एंजाइम के नाम जानते होंगे। जैसे मैं एंजाइम के नाम की बात करूं, माना इन्वर्टेज, जाइमेज, छोटे क्लास में जब थे तो ये पढ़ते थे, आपने पढ़ा होगा। मैंने ये रिएक्शन इसलिए भी यूज किया है यहाँ पर क्योंकि जब अभी तुम एल्कोहल चैप्टर पे जाओगे तब आपको ये रिएक्शन जरूरत पड़ेगी इथेनॉल की प्रिपरेशन में। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, इस नाम से आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पहले जो केन शुगर होता है उसको वाटर की प्रेजेंस में हम इन्वर्टेज एंजाइम डाल के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। वैसे ही माल्टोज के अंदर हम एक माल्टेज एंजाइम डालते हैं जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो आपसे केवल मैक्सिमम पूछेगा एंजाइम क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि भैया एंजाइम जो होते हैं ये ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जो प्लांट और एनिमल के लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। मॉलिक्यूलर मास भी काम भर का होता है और जनरली ये कैटलिस्ट के तरीके से ही रोल निभाते हैं। और एक एग्जाम्पल लिख के आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिसिस देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैकेनिज्म जो है एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन का, इसको थोड़ा सा तैयार रखो। ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, इसको बोलते हैं की लॉग मॉडल। की लॉग मॉडल करते होता है, कैसे काम करता है? ये काम कुछ ऐसे करता है कि ये कहता है कि सबस्ट्रेट, जिसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट के पास कुछ एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट का मतलब कुछ फ्री वैलेंसी जिससे वो बॉन्ड बना सकता है, रिएक्टेंट को अपने ऊपर एडजॉर्ब करा सकता है। सॉरी, रिएक्टेंट तो ये है ही, मतलब ये कैटलिस्ट के ऊपर उस बेसिस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो सबस्ट्रेट होता है इसके पास कुछ एक्टिव साइट होते हैं। और जो एंजाइम होता है, अब इसका ये जो मॉडल तुम देख रहे हो, जैसे की लॉग मॉडल इसीलिए बोलते हैं कि ये जो पैटर्न इसमें है सबस्ट्रेट में, इसका अपोजिट पैटर्न लगभग होता है किसमें? अल्टरनेटिव पैटर्न होता है एंजाइम में, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। तो पहले स्टेप पे क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पहले जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है, इनमें अपोजिट की लॉग पैटर्न होता है। ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? एडजॉर्ब हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड हो जाने के बाद देखिए क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स बना देने के बाद ये जो रिएक्टेंट था वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और एंजाइम जैसे था वैसे आपको मिल गया। इसको बोलते हैं की लॉग मॉडल। जब कभी भी की लॉग मॉडल एग्जाम में आए तो बस तुम ये डायग्राम बना देना, उसी से काम चल जाएगा। और लैंग्वेज आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ई जो है दैट इज एंजाइम, एस जो है यहाँ पर सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर पहले क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सीधे एंजाइम अलग कर देगा और जो सबस्ट्रेट था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एंजाइम कैटलिस्ट कुछ इस तरीके से कार्य करता है। याद करो, समझो, बहुत आसान है, चीजें कठिन नहीं है। कैटलिस्ट टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करोगे और इस पर ध्यान देकर समझोगे तो ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। लास्ट देखो, 1-2 एग्जाम्पल याद रखो। मैं आपके बुक के एग्जाम्पल यहाँ इसलिए रखा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है
एक नंबर में क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। देखिए जैसे हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है, इसमें आप जानते हो कि ये जो आयरन होता है ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट होता है। मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज होता है, मैं भी प्रोमोटर की क्लास में बताया था। कुछ अदर कंडीशन भी देते हैं, वो कंडीशन अभी मत याद करो, वो जब तुम पी ब्लॉक में जाओगे तब नाइट्रोजन में याद करो। बस अभी केवल कैटलिस्ट पे ध्यान दो कि जो हैबर प्रोसेस होता है उसमें ये जो पाउडर्ड आयरन होता है उसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रोसेस, पहले अमोनिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर नाइट्रिक एसिड बनता है। आपको पूरी रिएक्शन नहीं याद करनी है, बस आपको ये याद रखना है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कैटलिस्ट किसका हम यूज करते हैं? एबेस्टस, प्लेटिनाइज, प्लेटिनम का हम यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की प्रोसेस को कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं इंडस्ट्री में, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं भाई? प्लेटिनाइज, एबेस्टस या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5 हम इसका यूज करते थे। तो आप ये 2-3 एग्जांपल याद रखो जो इंडस्ट्री में कैटलिस्ट यूज होते हैं। इसके बाद आप कैटलिस्ट का लेक्चर जितना पढ़ाया है उसको दोबारा देखो, आप देखोगे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। ज्यादा करने वाले को पॉजिटिव कैटलिस्ट, कम करने वाले को इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते थे कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते थे। अगर सबकी स्टेट सेम है कैटलिस्ट की और स्पीसीज की, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो होमोलिसिस अलग है तो हेट्रोलिसिस, और उसी बेसिस पे मैंने थ्योरीज बताई थी किस तरीके से काम करता था। कैटलिस्ट की 2 खास प्रॉपर्टी भी बताई, एक्टिविटी, उनके काम करने की जो एबिलिटी है, सेलेक्टिविटी, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट को डायरेक्ट करने की पावर। तो ये कुछ अच्छे टॉपिक थे। कैटलिस्ट को जो काम करने की क्षमता को इन्फ्लुएंस करे, जो इंक्रीज कर दे उसको प्रोमोटर कहते हैं, जो कम करे उसे पॉइजन्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कैटलिस्ट का टॉपिक भी प्रॉपर समझ में आया होगा। चैप्टर देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए।